नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं और मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूँ। आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह का सिलसिला। तो आज के मेन्यू की जो सबसे पहली स्टोरी हमारे साथ थी कि क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत ने अपने राजनयिकों की फैमिलीज को वापस बुलाने का फैसला क्यों कर लिया है। 21% लोगों ने इस खबर को पसंद किया है, वोट मिले हैं। अगली खबर जो हमारे मेन्यू में थी आज की, संभल के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी पर FIR करने का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर क्यों कर दिया गया। इस खबर को 22% लोग देखना चाहते हैं। तीसरी खबर जो हमारे मेन्यू में थी उसमें ट्रंप एक बार फिर चक्रव्यूह के घेरे में है। अब उनको वर्ल्ड के गैंगस्टर के तौर पर पुकारा है। किसने पुकारा है, पूरी खबर देखेंगे। इस खबर को 26% लोग देखना चाहते हैं। और चौथी खबर जो हमारे मेन्यू में थी वो थी ओवैसी की फांस में कैसे फंस गए हैं अखिलेश यादव। ये बनी है आज के चक्रव्यूह की सबसे पसंदीदा खबर। 31% लोगों ने इस खबर को वोट दिया है। और आइए शुरुआत पब्लिक की पसंद से बात असदुद्दीन ओवैसी की करेंगे, यानी AIMIM के चीफ की। ओवैसी का मुस्लिम वोट जोड़ो अभियान किस किस नेता को अब कर रहा है परेशान। तो सपा के सांसद के बयान ने खलबली मचा दी है सियासत में। क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी के पतंग का मांझा कई सियासी दलों के गले में जाकर अटक गया है। क्या बिहार और मुंबई में ओवैसी की पार्टी की सफलता ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। ओवैसी के चक्रव्यूह में कौन कौन घिर गए, ध्यान से देखिए। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी। क्यों कहा जा रहा है कि ओवैसी का मुस्लिम वोट बैंक बढ़ रहा है और विपक्षी पार्टियों का मजबूत किला ढह रहा है। क्या सच में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी के साथ यूपी में जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे सिग्नल के सामने आते ही ओवैसी राहुल गांधी के गुरु रहे दिग्गी राजा के टारगेट पर क्यों आ गए। बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी की पार्टी AIMIM भारत के मुसलमानों के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या TMC का विकल्प बन गई है। 2026 में यानी कुछ महीनों के बाद, अब से 3 महीने बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव है। 2027 में यूपी में, उसके बाद सबसे बड़े सूबे का चुनाव होना है। बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश, बीजेपी अभी से आक्रामक हो चली है, फ्रंट फुट पर खेल रही है, अग्रेसिव बैटिंग कर रही है। तो भाई ओवैसी मुस्लिम वोटरों में बिहार के सीमांचल और महाराष्ट्र के कई सारी महानगर पालिकाओं में जीत को हवा बनाकर AIMIM की पतंग को ऊंची उड़ान देने में जुट गए हैं। सुनिए कैसे ओवैसी ने पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देने का ओपन चैलेंज दे दिया है तमाम उन लोगों को जो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह कहते हैं। कि इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया MIM और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्ज़ाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ओवैसी का मुस्लिम वोट बैंक को साधने का तीर चल गया तो बंगाल से लेकर यूपी तक का सियासी घमासान एक नया रंग ले लेगा। मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव होगा और ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश यादव की परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या इसी वजह से अखिलेश यादव के सांसद रमाशंकर राजभर ने ओवैसी की PDA में एंट्री के संकेत दे दिए हैं। सुनिए अखिलेश के सांसद। ये MIM भी चुनौती बन गया आप लोगों के लिए। BMC और बिहार के रिजल्ट के बाद आजमगढ़ में नया कार्यालय खोल दिया उन्होंने। देखिए, पूरा प्रदेश जान रहा है और पूरा देश जान रहा है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इसलिए इस लड़ाई में सबको साथ आना चाहिए। सांसद जी फिर से स्पष्ट कर दीजिए, क्या MIM को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन? मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है और PDA की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाए। ये बता दीजिए, क्या MIM का नाम आया बैठक में? बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपको कि PDA की लड़ाई में जो आएगा साथ उसका स्वागत किया जाए। सुना आपने, बार बार पूछा गया, राजभर साहब से एक बार भी इनकार नहीं किया कि ओवैसी का नाम है, MIM का नाम नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश की सलेमपुर लोकसभा सीट से सांसद रमाशंकर राजभर के इस बयान के सामने आने के बाद यूपी की सियासत में एक तरीके से पिछले 24 घंटे में भूचाल आ गया है। कल अखिलेश यादव अपने सभी सांसदों के साथ बैठक कर चुके हैं।
2027 में होने जा रहे, यानी अगले साल होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है और उसके बाद उनके सांसद ने ओवैसी के पीडीए में शामिल होने की जरूरत की तरफ इशारा किया है। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतने जा रहे हैं। अगर आपकी सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। अभी आपने वो किया है, अभी उन्होंने तो ऐसा ऑफर किया नहीं है, और जब आएगा इस प्रकार का ऑफर तो जरूर आप उसका फैसला लिया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा। अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव खत्म हुए। दोनों ही जगह पर ओवैसी की पार्टी को उम्मीद से बड़ी जीत मिली। बिहार में ओवैसी को तो इतनी बड़ी जीत मिली कि मुख्य विपक्षी की बहुत बड़ी हार हो गई। आरजेडी का MY फॉर्मूले को ओवैसी ने फेल करके रख दिया। सीमांचल इलाके में मुस्लिम वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की है। उसके बाद बिहार के बाद महाराष्ट्र समेत मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई नगर निकाय चुनाव हुए, वहां पर भी AIMIM को एक बड़ी ताकत मिली, बड़ी सफलता मिली। ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में कुल मिलाकर 125 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें छत्रपति संभाजी नगर में 33 सीटें MIM जीती, मालेगांव में 21 सीटें जीती और शोलापुर में 8 सीटें मिली। और गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी जगहों पर मुस्लिम वोट बैंक कहीं ज्यादा है, यानी मुसलमानों की बहुलता वाला ये इलाका है। और ओवैसी के साथ नौजवान नेताओं की फौज इसीलिए अब जुड़ती जा रही है, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो। सुनिए, ठाणे के मुमरा से 22 साल की उम्र की ओवैसी की पार्टी से नई पार्षद बनी सैर शेख कौन सा रंग दे रही है। असल में कहा तो यह जा रहा है कि ओवैसी को मिलती सियासी बढ़त के चलते अब असल लड़ाई विपक्ष के अंदर शुरू हो चुकी है, और वो लड़ाई है ओवैसी के साथ या फिर ओवैसी के खिलाफ, कहां रहा जाए। यही वजह कि जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ओवैसी की जरूरत का इशारा सामने आया तो कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ओवैसी और RSS के मेलजोल की दलील के साथ सामने आ गए। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते ही नहीं कहते हैं। और ओवैसी क्या कहते हैं AIMIM के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो हैं मिल के खेल खेलते हैं, ना हिंदुओं को खतरा है ना मुसलमानों को खतरा है। अरे आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है, इस बात को समझो, बचाओ देश को। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहाँ मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। कई जगह ऐसे हो गए कि मुसलमानों ने अपना मोहल्ला बना लिया, हिंदुओं ने अलग बना लिया। ये बंटवारा क्यों हो रहा है? सुना आपने, सावरकर जी और जिन्ना जी। जिन्ना के आगे जी लगाकर दिग्विजय सिंह ने मुसलमानों में बंटवारे की थ्योरी के साथ सामने आ गए। जाहिर है उनके टारगेट पर ओवैसी रहे। ओवैसी के चलते मुस्लिम वोट बैंक में होने जा रहे बंटवारे का डर सबको सता रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में अखिलेश मुस्लिम वोटों में बिखराव को रोकने के लिए कांग्रेस को छोड़ या कांग्रेस के साथ साथ अब ओवैसी की तरफ भी बढ़ेंगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ओवैसी टारगेट करते रहे लगातार कि सपा ने, कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को दरियां बिछाने के लिए पार्टी के साथ जोड़ के रखा हुआ है। यह सब तब हो रहा है जब 19 से 21 जनवरी तक राहुल गांधी रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर थे। राहुल गांधी के दौरे के दौरान रायबरेली में बैनर लगे। बैनरों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को 2027 और 2029 के लिए इंडिया गठबंधन का कप्तान और पीडीए का रक्षक बताया गया। कहा यह गया कि ये बैनर 2027 के यूपी विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं ताकि कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह भरा जा सके। लेकिन उसके बाद अखिलेश के सांसद का ओवैसी के लिए समर्थन में आया जो बयान सामने आया, इन दावों पर अब नई बहस छिड़ गई है। लेकिन अभी तक का सच ये भी है कि अखिलेश और ओवैसी सियासी नदी के 2 किनारे रहे हैं जो कभी मिले नहीं हैं।
ओवैसी को पुराने बयानों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है। सियासत में एक कहावत बहुत ही मशहूर है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। अब यूपी में आगे क्या दिखने वाला है ये तो वक्त के साथ साफ होगा, लेकिन यूपी से पहले बंगाल की तरफ चलते हैं, वहां पे जो चुनाव होने वाले हैं। एआईएमआईएम का दावा है कि बंगाल में भी ओवैसी की बड़ी तैयारी है। टीएमसी से अलग होकर नई बाबरी की बुनियाद जोड़ने वाले हुमायूं कबीर ने दावा किया कि वो बंगाल के ओवैसी बन चुके हैं और असल ओवैसी के साथ मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। सुनिए हुमायूं कबीर की पार्टी की स्थापना के समय हजारों समर्थकों के साथ आए ओवैसी की पार्टी के नेता ने क्या दावा किया था। कितने लोग आए हैं यहाँ पे? अभी तक तकरीबन उन्होंने पर्सनल खुद गाड़ी करके 5-6 हजार आदमी अभी तो दिखाई दे रहा है। एआईएम के पहुंचे हुए। एआईएम का पहुंचे। तो लोगों की क्या डिमांड हो रही है? लोग क्या चाहते हैं? लोग चाह रहे हैं कि गठबंधन हुमायूं जी से गठबंधन हो, मिल के लड़े ताकि आसानी से बीजेपी और टीएमसी को हरा सके। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ओवैसी की पार्टी को वेलकम किया जा रहा है। क्या सच में मुसलमानों की पहली पसंद ओवैसी बन गए? क्या एआईएमआईएम मुसलमानों के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या टीएमसी का विकल्प बन गई है? इस पर देश के अलग अलग इलाकों के मुसलमानों की क्या राय है, यह भी आज सुनना बहुत जरूरी है। ओवैसी जी की जो झूठी बातें हैं, जो उन्होंने लोगों को गुमराह करके जो हमारे मुसलमान भाइयों को वोट लेते हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला सर। ये एक्सीडेंटल नगर सेवक उनके जितने आए हैं एक्सीडेंटल नगर सेवक हैं। ये आने वाले दिन में इनके विकास के नाम पे कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अगले चुनाव तक सब खुश हो जाएंगे सर। बुरखे वाली क्यों बनेगी प्रधानमंत्री? बगैर बुरखे की भी तो बन सकती है। ये हमारी बहन खड़ी है बुरखे वाली, तो ये बन सकती है और हम नहीं बन सकते। और ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मुसलमानों को बहका रहे, भड़का रहे, झूठी बातें, झूठी तसल्ली देकर अपनी तरफ लोगों को लेकर वोट खराब करे और खिंचाव ले रहे। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अभी देखो तो यानी कि उनका एक वो जो पतंग वाला स्टाइल है, बच्चों को क्या होता है कि यानी कि वो चीज इंटरेक्ट करती है, जिस वजह से शायद से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही है आज के तारीख में। बट देखने वाली बात ये होगी कि आगे जाके ये क्या करते हैं। बात वो तो करते हैं अपनी, मगर ये है कि वो भड़काने वाली बात भी मुसलमानों के करीबी और हिंदू मुस्लिम की बात, तो वो सब नहीं होना चाहिए मेरा मतलब। तो जो हलचल मची है तमाम विरोधी पार्टियों में, विपक्षी पार्टियों, उसके बाद तो ये कहा जा सकता है कि यू कांट इग्नोर ओवैसी। आप ओवैसी को पसंद करें नापसंद करें, पर आप उनको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये हैसियत उन्होंने एमआईएम की मुसलमानों के मन में जरूर बना दी है। अब बढ़ते आज की अगली कहानी की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम विभांशु सुधीर का ट्रांसफर कर दिया, तबादला कर दिया। हाईकोर्ट का यह आदेश प्रशासनिक बताया जा रहा है, लेकिन इस ऑर्डर के आने के बाद एक बार फिर संभल के सर्कल ऑफिसर रहे यानी सीओ रहे अनुज चौधरी सुर्खियों में है और तमाम हेडलाइंस में छाए हुए हैं। दरअसल विभांशु सुधीर ही वो जज है जिन्होंने इसी महीने की 9 तारीख को अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह मामला नवंबर 2024 में संभल में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है। जज के आदेश के बाद भी अनुज चौधरी पर एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। विरोधी कहते रहे कि अनुज चौधरी के लखनऊ से बड़े अच्छे संबंध हैं, इसीलिए एफआईआर से बचाया जा रहा है। आज इस मामले का स्टेटस क्या है आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए विभांशु सुधीर जो संभल में बतौर सीजीएम 3 महीने भी नहीं टिक पाए, अब उनकी जगह किन की पोस्टिंग हुई है। यही वो हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन है जिसमें संभल के ही चंदौसी कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर काम कर रहे आदित्य सिंह को संभल का नया सीजीएम बनाया गया। जी हां, आदित्य सिंह नाम है, जबकि विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर का सिविल जज सीनियर डिवीजन बना दिया गया है। जुडिशरी में सीजीएम और सिविल जज सीनियर डिवीजन का ओहदा और रैंक एक समान माना जाता है, लेकिन सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ताकत जो इस कुर्सी को देश का संविधान देता है उससे हर कोई अच्छे से वाकिफ है। मुझे और तफसील में कहने की जरूरत नहीं है कि आप एक सिविल जज हैं और एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं तो क्या अंतर है आपकी ताकतों में। विभांशु सुधीर की जगह आदित्य सिंह संभल के सीजीएम बन चुके हैं। इस खबर के आते ही संभल में वकीलों ने प्रशासनिक आदेश के खिलाफ आज दिन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी वकील अब ये चाहते हैं कि विभांशु सुधीर जो महज 3 महीने इस कोर्ट में रहे उनका ट्रांसफर रोका जाए, उनको वहीं पर बहाल किया जाए। जो अधिकारी न्यायी है वो हमारा भाई है।
बहुत दिनों बाद सीजीएम कोर्ट बहुत अच्छा रन कर रही थी, पूरे जिले के बाधिकारियों को बहुत अच्छा न्याय मिल रहा था। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जो एफआईआर पुलिस वालों के खिलाफ की, इससे पूरा जनपद संभल के अधिवक्ताओं में और सारी बाधिकारियाँ खुशी की लहर थी और वो हाई कोर्ट द्वारा ट्रांसफर कर किए जाने के कारण आज अधिवक्ताओं में बहुत उबाल है कि एक अच्छे न्यायिक अधिकारी का बहुत शीघ्र ट्रांसफर कर दिया गया है। सिर्फ इसलिए अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किया वकीलों ने इसलिए कि विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया। अब आपको बताता हूं कि आदित्य सिंह जो नए सीजीएम बने उनके बारे में कुछ अहम जानकारी आप जान लीजिए। बतौर सीजीएम उनकी ये पहली पोस्टिंग है, ये आपके सामने तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं आदित्य सिंह। इसे प्रमोशन ही माना जाना चाहिए। 21 नवंबर 2023 से अब तक आदित्य सिंह संभल के चदौसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर थे, यानी कि सिविल के मामले ही देखा करते थे, क्राइम के मामले नहीं देखा करते थे। एक ऐसा ही सिविल केस इनकी अदालत में 19 नवंबर 2024 को आया था। वो ये शाही जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला था। जज आदित्य सिंह की कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था, यानी जिस वजह से सांप्रदायिक तनाव हुआ वो सर्वे का ऑर्डर इसी अदालत से मिला था। सर्वे टीम पहले 19 नवंबर 2024 को पहुंची और फिर 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद पहुंची थी। सर्वे टीम को देखकर उस वक्त भीड़ बेकाबू हो गई थी और इससे बाद में हिंसा हुई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई पुलिस वाले भी उस वक्त घायल हुए थे। इसमें आलम नाम का एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पिता यामीन ने कोर्ट में याचिका लगाकर यह आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने जान से मारने की नीयत से आलम पर गोली चलाई। यामीन की ही याचिका पर सीजीएम रहे विभांशु सुधीर ने तब के सीओ और अब एडिशनल एसपी यानी प्रमोशन पा चुके अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दाखिल करने का आदेश दिया था। वैसे तो जजों का ट्रांसफर रूटीन एक्सरसाइज है, हाईकोर्ट का प्रशासनिक फैसला है, लेकिन एक जज के ट्रांसफर वकील आखिर छाती क्यों पीट रहे हैं, धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसके लिए हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट की साइट पर विभांशु सुधीर का प्रोफाइल चेक किया, जिसमें एक दिलचस्प और चौंकाने वाली जानकारी हमारे हाथ लगी है, हमारी टीम को लगी है। मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस चीज को देखें। विभांशु सुधीर ने 31 मई 2013 से अपना न्यायिक करियर की शुरुआत की। सुल्तानपुर में एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर उनकी पहली पोस्टिंग हुई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अपने 12.5 साल के करियर में उनके 15 ट्रांसफर हो चुके हैं। खबर लिखे जाने तक हाईकोर्ट की वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। नया ऑर्डर कल ही आया है। ये इनके करियर में 16वां असाइनमेंट है, या आप कह सकते हैं कि 16वां ट्रांसफर है। तो 12.5 साल में 16 ट्रांसफर, आप समझ सकते हैं कि विभांशु सुधीर किन की आंखों के तारे और किन की आंखों में चुभते हैं। विभांशु सुधीर के कोर्ट ने 9 जनवरी को अनुज चौधरी पर एफआईआर का दर्ज करने का आदेश दिया था। यह डेडलाइन कल तक की है। आज तक का अपडेट क्या है, ये बता रहे हैं संभल से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। संभल के तत्कालीन सीओ अनिल चौधरी और 15 से 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ आलम नाम के शख्स की गोली लगने के मामले में एफआईआर करने के आदेश पर फिलहाल तो संभल पुलिस के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि सीजीएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ न सिर्फ यूपी सरकार बल्कि खुद संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी और वो तमाम पुलिसकर्मी भी हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीजीएम कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइन के खिलाफ बताया है, बल्कि ये भी कहा है कि कोर्ट का फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि कोर्ट ने एफआईआर लिखने का आदेश देते वक्त पुलिस के अधिकारियों को नहीं सुना। ऐसे में यूपी सरकार को उम्मीद है कि हाई कोर्ट सीजीएम कोर्ट के आदेश को बदल देगा, साथ ही साथ उसे इस मामले में एफआईआर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संभल पुलिस ये पहले ही साफ कर चुकी है कि आलम को जो गोली लगी थी वो .32 बोर की थी, जिसका संभल की पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। तो जाहिर तौर पर जैसे ही ट्रांसफर हुआ विभांशु सुधीर का, उनकी जगह आदित्य सिंह आए, वही आदित्य सिंह जिनके आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। संभल से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक आवाजें सुनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। तो बेसिकली रूटीन तबादला भले हो, लेकिन उसका एक राजनीतिक उद्देश्य था, और राजनीतिक उद्देश्य ये है कि जो भी जज
सरकार के नैरेटिव के खिलाफ जा करके अगर कोई आदेश देगा तो उसको हम तबादला कर देंगे। और एक तरह से संदेश दिया जा रहा है दूसरे जजों को कि आपके सरकार के नैरेटिव के खिलाफ कोई कानून सम्मत फैसला आपको नहीं देना है। न्यायालय का काम न्यायिक तरीके से होता है। जो न्यायिक ट्रांसफर है उसमें कोई प्रशासनिक दखल नहीं होता। और मुझे लगता है कि तमाम चीजें, मैं ये कह नहीं सकता कि उस पार्टी में कितने लोग कितना ज्ञान रखते हैं संविधान का, कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे लगता है न्यायिक कार्य में प्रशासनिक स्तर से कोई बाधा डाली नहीं जा सकती। न्यायिक ट्रांसफर में भी इस पर लागू नहीं होता। कई ट्रांसफर एक साथ होते हैं, कुछ चीजें प्रोसेस में रहती हैं जिसकी जानकारी नहीं होती। अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश होता है, एफआईआर नहीं होती है, पुलिस उसके खिलाफ नहीं जाती है, लेकिन वो अधिकारी जिसने आदेश दिया, वो जज, उसका ट्रांसफर हो जाता है। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं कि न्याय में इकबाल हमेशा मजबूत रहना चाहिए। क्या इन फैसलों से न्यायिक इकबाल पर अब बहस नहीं शुरू हो गई है? आगे बढ़ते बात करते हैं नोएडा की। दिल्ली एनसीआर की हाईटेक सिटी है नोएडा, जहां कुछ सरकारी बाबुओं की लापरवाही के कारण युवराज को मिली मौत के 115 घंटे बाद भी सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। घटना के 5वें दिन आज अदालत ने नोएडा के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को जमकर लताड़ा है। नोएडा सीजीएम कोर्ट ने नोएडा पुलिस को निर्देश दिया कि जांच में यह क्लियर होना चाहिए कि लापरवाही किसकी है। नाली अगर टूटी तो उसका जिम्मेदार कौन है। इतने ही नहीं, बैरिकेड अगर नहीं लगाए गए तो उसका जिम्मेदार कौन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कुछ सालों से शिकायत की जा रही है तो समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यहां साफ कर दे कि यह शिकायत किसने की थी। जिस एमजे विस्टाउन के बिल्डर अभय कुमार को कल नोएडा पुलिस को ने गिरफ्तार किया था, उसे आज अदालत में पेश किया गया था। पानी से भरे जिस गड्ढे में डूबकर युवराज की मौत हुई थी, अभय उसी गड्ढे वाले प्लॉट का मालिक बताया जाता है। अभय की ओर से दावा किया गया कि गड्ढे को लेकर विस्टाउन यानी उसकी कंपनी ने नोएडा के सीईओ को एक चिट्ठी 2022 में ही लिख दी थी। इसमें बताया गया था कि पानी के भारी दबाव की वजह से सड़क धंस गई है, बेसमेंट में पानी भर गया है, किसी तरह के हादसे को रोकने के लिए तत्काल कदम उठा लीजिए। ये चिट्ठी लिखी गई थी बिल्डर की तरफ से अधिकारी को, नोएडा के सीईओ को। 2022 से 23 और फिर 24 भी बीत गया, 25 आया, 25 चला गया, लेकिन अथॉरिटी की नींद नहीं टूटी और हादसे वाली जगह पर दुर्घटनाएं होती नहीं। एमजे विस्टाउन का बिल्डर जो आज सलाखों के पीछे है, उसने तो अपना काम उस वक्त कर दिया था। 3 साल पहले अथॉरिटी को चिट्ठी लिख दी थी, गड्ढे की जानकारी दे दी थी। ऐसे में अगर अथॉरिटी ने एक्शन लिया होता तो शायद आज युवराज हमारे बीच होता। युवराज की मौत के 5 दिन बीतने को हैं। दावा है कि कल एसआईटी की टीम के साथ गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधारूपम पहली बार घटनास्थल पर पहुंची। नवभारत के रिपोर्टर ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन डीएम साहिबा के मुंह पर जैसे ताला लगा था। के बारे में बताइए, जो सबसे बड़ा सवाल कोई जवाब मीडिया पे नहीं देना चाहती वो आप देख सकते हैं। हालांकि मीडिया कर्मी के बारे में बताइए, जो सबसे कुछ भी बोलने से बच रही थी। हमारी सहयोगी ने डीएम से सीधा सवाल इसलिए पूछा क्योंकि डीएम के पास ही जिले की आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू की कमान रहती है। राजस्व, भूमि विकास काम और विभागों के बीच के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी जिले की डीएम की होती है, यानी मेधा रूपम की ही है नोएडा के मामले में। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि युवराज 90 मिनट तक मदद चिल्लाता रहा, चीखता रहा। जिसको आपदा प्रबंधन करना था, यानी जो जिम्मेदारी मेधा रूपम और उनकी टीम की थी, वो टीम बीच बचाव करने की बजाय, युवराज को निकालने की बजाय, ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर तमाशबीन बनी रही। पानी तो इतना ठंडा था, टेम्परेचर माइनस था उस दिन जी, इतना ठंडा था कि हाथ देकर भी वो डर रहे थे। फायर ब्रिगेड वाले हाथ देने में, पाम देने में वो इतना डर रहे थे पानी पे। वो जो उनके पास जो छोटी नाव थी 3x6 की, उस पर लंबे लेटकर हाथों से उसके पास जाना चाहते थे, लेकिन उसकी चौड़ाई 3 फुट थी, हाथ चप्पू की तरह नहीं चल पा रहे थे, तो आगे नहीं बढ़ पा रही थी वो। नोएडा के पुलिस कमिश्नर भी महिला हैं, उनका नाम लक्ष्मी सिंह है। का दावा यह किया कि कमिश्नर मैडम जो है वो कल पहली बार ही घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन पूरे मामले पर उनकी भी चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है।
लक्ष्मी सिंह के बारे में आपको बता दूं, वो नोएडा पुलिस के जो अब कमिश्नरेट बन गया है, वो लॉ एंड ऑर्डर, फायर सर्विस, ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ मजिस्ट्रियल पावर भी नोएडा के पुलिस कमिश्नर के पास है, क्योंकि ये कमिश्नरेट है। इसीलिए बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि वहां पे अगर सड़क टूट गई थी, बैरिकेडिंग नहीं थी, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? नोएडा पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंची थी। आप याद रखिए, नोएडा पुलिस वहां पर सबसे पहले पहुंची। अब ये सवाल उठता है कि जो लोग वहां पहुंचे, उन लोगों ने, जो पुलिस के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने नोएडा युवराज को बचाने के लिए क्या एक्शन लिया? और अगर वो नहीं एक्शन लिया, तमाशबीन बने रहे, तो उन लोगों पर जो उस रात को पहुंचे थे, उन पर क्या कार्रवाई की लक्ष्मी सिंह ने? अगर कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की, ये भी सवाल उठता है। और इसीलिए लक्ष्मी सिंह से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस असंवेदनशील पुलिस वालों के खिलाफ उनका क्या एक्शन होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डावोस पहुंच गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनका भाषण चल रहा है, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुछ देर सुन लेते हैं। Then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it. आपने सुना, फिर ग्रीनलैंड और फिर डेनमार्क की बात कर रहे थे। दिन रात आजकल डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे का सपना देख रहे हैं। इस समय दावोस में भाषण दे रहे हैं। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप ने यूरोप को धमका दिया है। ट्रंप ने क्या बड़ी बातें कही हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं यूरोप को प्यार करता हूं, लेकिन यूरोप सही दिशा में आगे नहीं चल रहा है, धमकी दे रहे हैं। अमेरिका तेजी से विकास कर रहा है। अमेरिकन मेरे काम से बहुत खुश हैं, अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अमेरिका खुश तो दुनिया खुश। अमेरिका तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी, अपने आप को सर्टिफाई करते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त WEF में डावोस में भाषण दे रहे हैं। डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर इस वक्त दुनिया की निगाहें लगी हैं। डावोस का तापमान इस वक्त -9 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर तनातनी से यहाँ का कूटनीतिक तापमान ज्यादा बढ़ा हुआ है। वैसे तो ये मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। दुनिया भर के नेता यहाँ साथ बैठकर जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर संवाद करते हैं। इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम भी है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी एक संवाद की भावना। थीम की भावना में भले ही संवाद झलक रहा हो, लेकिन आज डावोस संवाद नहीं, ग्रीनलैंड पर विवाद को लेकर चर्चा में है, ट्रंप के रवैये को लेकर चर्चा में है। कुल मिलाकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच अमेरिका और यूरोप के बीच जंग का अखाड़ा बन गया है। ग्रीनलैंड पर सिर्फ यूरोप ही अमेरिका को नहीं घेर रहा, बल्कि आधे से ज्यादा अमेरिकन भी इसके खिलाफ है। अमेरिका के 3 गवर्नर्स ने ट्रंप के खिलाफ वहां पर मोर्चा खोल दिया है, लेकिन फिर भी ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, और वो बयान जिस तरीके से दुनिया में अशांति फैल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए यूरोप या किसी भी महाशक्ति से टकराने के मूड में है और पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। लेकिन ये अचानक नहीं है। करीब 200 सालों से अमेरिका ग्रीनलैंड को हड़पने की फिराक में है। नॉर्वे और डेनमार्क के बीच 434 साल पुरानी राजनीतिक संधि टूटने के बाद से ही अमेरिका की नजर इस पर गड़ी हुई है। 1814 की कील संधि में डेनमार्क के हाथों से नॉर्वे निकल गया था, लेकिन ग्रीनलैंड उसके पास रह गया। सोवियत संघ टूटने के बाद अमेरिका महाशक्ति के तौर पर उभरा और ग्रीनलैंड पर थोड़ा शांत हो गया, लेकिन रूस और चीन की बढ़ती शक्ति के बाद एक बार फिर ट्रंप को ग्रीनलैंड का दौरा पड़ने लगा। एक तरफ चीन और रूस की जुगलबंदी से अमेरिका दहशत में है, तो दूसरी तरफ यूरोप भी ग्रीनलैंड की राह में अमेरिका का अब रोड़ा बन गया है। ग्रीनलैंड को पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जिद अब 2 महाशक्तियों के बीच जंग का रूप लेने लगी है। अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ गए हैं। ग्रीनलैंड में विरोधी की दीवार गिराने के लिए हमेशा की तरह ट्रंप ने पहले टैरिफ का हथियार चलाया। फ्रांस समेत यूरोपीय यूनियन के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिसे बढ़ाकर 25% तक करने की धमकी भी दे डाली है। लेकिन फिर भी यूरोप अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी का जवाब विश्व आर्थिक मंच से जमकर मिला है। सवाल है कि क्या 57,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड पर ट्रंप कब्जा कर पाएंगे? क्या ग्रीनलैंड वेनेजुएला पार्ट 2 होने वाला है, या फिर यूरोप ट्रंप के मंसूबों पर पानी फेर देगा? ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड पूरा होगा या नहीं, यह कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है। सवाल यह भी है कि अगर टेंशन बढ़ी तो क्या ग्रीनलैंड से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है? लेकिन इन सब के बीच पुतिन की चुप्पी भी
कई सवाल पैदा कर रही है। क्या यूक्रेन को लेकर पुतिन और ट्रंप में कोई डील हो चुकी है? क्या पुतिन एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं? रूस को यूक्रेन भी मिल जाए और नेटो भी टूट जाए, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के बीच इस जुबानी जंग में सबसे बड़ा खतरा नेटो के एग्जिस्टेंस पर मंडरा रहा है। और इसी को लेकर डावोस रवाना होने से पहले पत्रकारों ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से सवाल पूछ लिया। ट्रंप ने क्या जवाब दिया, आइए सुनिए। To take control of Greenland is the ultimate breakup of the NATO alliance. Is that a price you're willing to pay? You mean the breakup of it's very interesting NATO question. alliance. So I think something's going to happen that's going to be very good for everybody. Nobody's done more for NATO than I have, as I said before, in every way. अब आपको सुनाते हैं कि कैसे ट्रंप ने डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से यूरोप को धमकाया है। Friends come back from different places. I don't want to insult anybody and say I don't recognize it. And that's not in a positive way, in a very negative way. And I love Europe and I want to see Europe go good. But it's not heading in the right direction. ट्रंप अपनी जिद पर, अपनी मनमानी पर अड़े हैं। दुनिया इस वक्त एक अजीब से तनाव से गुजर रही है। बात करते हैं अगली कहानी की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा और आगामी चुनाव को देखते हुए भारत ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को अपने राजनयिकों के लिए नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित कर दिया है। बांग्लादेश में ढाका के अलावा चटगांव, खुलना, राजशाही और सिलट में भी भारत के राजनयिक तैनात हैं। यह फैसला भारतीय दूतावास पर हमले की आशंकाओं और सुरक्षा चिंताओं के बीच लिया गया, ताकि राजनयिकों और उनके आश्रितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बांग्लादेश में अगले महीने 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। कल से चुनाव प्रचार की शुरुआत होने वाली है। चुनाव के पहले एक बार फिर हिंसा की आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश में तैनात डिप्लोमैट्स के परिजनों को वापस हिंदुस्तान बुलाने की सलाह दी है। हालांकि दूतावास काम करता रहेगा। आपको याद होगा जब 17 दिसंबर 2025 को ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर कट्टरपंथी भीड़ ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर उच्चायोग में घुसने की कोशिश की थी। प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी नारेबाजी की गई थी। दरअसल अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही भारत के राजनयिकों को परिवार नहीं ले जाने की सलाह दी जाती थी। अब अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश एक और ऐसा देश बन गया है जहां पर भारतीयों के लिए और खासकर परिजनों के लिए, जो डिप्लोमेट्स के फैमिलीज हैं, उनके लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। दरअसल 12 दिसंबर को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। वो लगातार हमने रिपोर्ट भी किए हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं, जिनके लिए कल से प्रचार अभियान की शुरुआत होने वाली है। चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा बढ़ने की आशंका जताई जाती है, पॉलिटिकल रिटॉरिक्स होते हैं, बयानबाजी होती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार बढ़ती हिंसा को देखते हुए चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों पर हमले का यह खतरा बढ़ गया है। बांग्लादेश में हिंदू फिर निशाने पर आ सकते हैं। बीते एक महीने में आपको याद दिलाएं, 9 हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में अलग अलग वजहों से हो चुकी है। अगस्त 2024 की हिंसा के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़े। दंगों के दौरान भीड़ ने बड़ी मात्रा में हथियारों को लूटा था। भीड़ ने पुलिस के 15% हथियार और 30% गोला बारूद तक लूट लिए थे। करीब 6000 हथियार और 6.5 लाख गोलियां भी उस वक्त लूट ली गई थी। अब लूटे गए हथियारों से बांग्लादेश चुनावों में हिंसा की आशंका बढ़ गई है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सरस्वती पूजा, जो कि परसों है, बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। ऐसे में अगर हिंदुस्तानी पब्लिक वहाँ रहती है, हिंदुस्तानी पब्लिक के डिप्लोमेट्स की फैमिली वहाँ रहती है और सरस्वती पूजा का आयोजन होता है, तो वो कहीं निशाने पर ना आ जाए। इन्हीं बातों को देखते हुए भारत ने अपनी फैमिलीज़ को, डिप्लोमेट्स की फैमिलीज़ को वापस बुला लिया है। और अब कार्यक्रम के आखिर में रोज़ की तरह बात करते हैं पब्लिक व्यू की। आज के पब्लिक व्यू का पहला है ठाकुर जोगेश कौरव का। ट्रंप को यह समझना होगा कि एआई निर्मित नक्शा बनाना आसान है, लेकिन उसे धरातल पर उकेरने में सदियां बीत जाती हैं। उसी नक्शे की बात कर रहे हैं जहाँ पे ट्रंप कनाडा और ग्रीनलैंड को अपना दिखा रहे थे। दूसरा जो पोस्ट है वो अभय सिंह सिसोदिया का है। ये भी ट्रंप पर लिखते हैं, सनक गए हैं ट्रंप, आ ना रहे हैं बाज, बनना वो चाहते हैं क्या बादशाह बेताज। शायरी के अंदाज में अभय सिंह सिसोदिया कमेंट करते हैं। तो आज इतना ही मेरे साथ, कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।